बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स पे दोबैत बटी में आपको खुशामदीद। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने अपनी 100 सफ़ात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में भिजवा दी है और उसके अंदर जो इंकशाफात हुए हैं उनमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ ये है कि वो जो $15 लाख गैर कानूनी तौर पर एक गलत कंपनी को अदा किए गए थे उसका रिकॉर्ड ही मिसिंग है। यहाँ पाकिस्तान में से भी, मतलब यहाँ पे जो वज़ीर कानून का ऑफिस है या उसके बाद जो वजारत जिसको हम कहते हैं ख़जाना है वहाँ से भी, अटारनी जनरल ऑफिस से भी, फिर उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में उस वक़्त पाकिस्तान की तरफ से हाई कमिश्नर कौन था? सैयद वाजिद शमसुल हसन साहब। अब वाजिद शमसुल हसन का किरदार क्या है और माजी कितना ताबनाक और शर्मनाक है, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये बंदा क्या था, किसका ख़ास वफ़ादार है और किस तरह ये बंदा गेम करता रहा और क्यों इसको इस सीट पर लगाया गया। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अभी मैंने ट्विटर के ऊपर वाजिद शमसुल हसन लिखा है तो मेरे सामने कुछ चीज़ें आई हैं, मैं आपके सामने वो रखता जाता हूँ और उसके बाद हामिद मीर साहब ने इनकी शान में एक जो कसीदे के तौर पर एक कालम लिखा 4 मार्च 2021 को। फिर इसके बाद मैं आपको वो कालम पढ़ के भी सुनाता हूँ, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हर चोर लुटेरा अपनी चोरी को जस्टिफाई करने के लिए किस तरह कायद-ए-आज़म के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ता है और उसके बाद हामिद मीर किस तरह से हर चोर लुटेरे को और उसके हामी को ग्लोरीफाई करने के लिए उस पर कालम लिखते हैं। अच्छा, ट्विटर पे सबसे पहले 20 दिसंबर 2015 की जियो न्यूज़ की मेरे सामने एक ट्वीट है जिसके अंदर डीजी नैब के हवाले से लिखा हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि वाजिद शमसुल हसन के केस में कोई खुर्द बुर्द का अंसर मौजूद है, यानी कि नैब के अंदर भी इनका कोई मामला चलता रहा है। इससे ये पता लगता है। आगे जो मजीद चीज़ें मैं आपको वो भी बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे सामने एक वीडियो आई है 30 अगस्त 2017 को एक शख्स ने ट्विटर पर उसको अपलोड किया है जब आसिफ अली जरदारी को स्विस केस जो थे, स्विस अकाउंट केसेस, उनमें से बरी कर दिया गया था शवाहिद न होने की वजह से। वीडियो जियो न्यूज़ की है और मैं इस वीडियो को वैसे चला नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ थोड़ी सी और सुनवा भी देता हूँ कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि किस तरह वाजिद शमसुल हसन साहब ने 2 नंबरी करके गेम डालकर वो जो फाइलें थी वो गायब करवाई थी। ये ज़रा सुनिएगा और मैं ये वीडियो आपको दिखाता भी हूँ। ये इंतहाई खुफिया और पुरस्कार ड्रामा जनेवा में उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब पीर को सुबह 9 बजे वाजिद शमसुल हसन और नैब के सीनियर एहलकार दानिश्वर मलिक जनेवा में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिफारती कार में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर पहुंचे। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल कई घंटों तक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नैब के एहलकार को ये दस्तावेजात देने से मना करते रहे, क्योंकि इन दस्तावेजात को पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर वसूल नहीं कर रहा था। एनआरओ के बाद ये केस बंद कर दिए गए थे, मगर अब एनआरओ के खात्मे के बाद इस बात के मजबूत शवाहिद थे कि स्विस केस दोबारा खुल सकते हैं और ये शवाहिद पाकिस्तान की आला शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इत्तलाआत के मुताबिक जनेवा में हुकूमत पाकिस्तान के साबिक वकील जैक टी से मुकदमात के असल सबूत वापस मांगे गए, जिस पर वकील ने यह कहकर सबूत वापस करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान की एक आला शख्सियत इन मुकदमात में मुल्जिम है, इसलिए वो उन्हें ये सबूत वापस नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वो स्विस कानून के मुताबिक 10 साल तक ये सबूत अपने पास रख सकते हैं। वकील के इस जवाब पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर जॉन जे ब्रंट को वकालत की जिम्मेदारियां सौंपी गयी, जिन्होंने साबिक वकील जैक टी से वो सबूत हासिल कर लिए। नए वकील जॉन जे ब्रंट ने ये सबूत हासिल करके उन्हें जाया करने की जिम्मेदारी लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन और नैब के साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल दानिश्वर मलिक को सौंपी गई। दानिश्वर मलिक पाकिस्तान से लंदन पहुंचे और लंदन से वाजिद शमसुल हसन के साथ इतवार की शाम जेनेवा पहुंचे। वकील से कागजात हासिल करने के लिए उनका वक्त सुबह 9 बजे तय था, लेकिन दाएं बाएं हिफाजती नजर डालते हुए वो पाकिस्तानी सिफारतखाने की गाड़ी नंबर निसान 453 CD GE पर वकील के दफ्तर पहुंचे और अहम सबूत चेक करना शुरू किए। जब वो इस जांच पड़ताल से मुतमईन हुए तो वकील ने ये कहकर 12 कार्टन्स पर मुश्तमिल दस्तावेजात देने से इनकार कर दिया कि वो पहले सिफारतखाने के किसी जिम्मेदार को बुलवाएं, जिस पर सिफारतखाने के एक फर्स्ट सेक्रेटरी OD कार नंबर 253 CD GE पर वहां पहुंचे। उसके 1 घंटे बाद कार्टन वकील के दफ्तर से सिफारतखाने की गाड़ी नंबर 453 CD GE पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। जियो की टीम ने बाखबर जराये से मिलने वाली इतलात के बाद इस पूरे ऑपरेशन की खुफिया रिकॉर्डिंग की। जेनेवा में हमारे जराये ने बताया था कि तो आपने जियो न्यूज़ की ये सुन ली। वो अलग बात कि आज जियो आसिफ अली जरदारी को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है माशाल्लाह वो PDM के साथ जिस तरह जुड़े हुए थे और अब जब धोखा हुआ है तो उसके बाद जो भी करें। खैर, आपने ये वीडियो सुन ली। मकसद ये था दिखाने का कि जियो ने स्टिंग रिप्रेशन करके ये वीडियो रिकॉर्ड की थी कि किस तरह इस शख्स ने, वाजिद शमसुल हसन ने, जिसको
बड़े लोग, मैं आगे बताता हूँ कि कौन कौन ग्लोरीफाई करता रहा, ताल्लुक़ क्या था। तो इन्होंने जो खदमात दी आसिफ अली ज़रदारी के लिए वो रिकॉर्ड गायब करने की, तो उसके सिले में इनको जो कुछ, बल्कि सिला क्या पहले ही इनको लगाया इसीलिए गया था ताकि इनसे ये काम लिया जा सके। और उसके बाद नवाज़ शरीफ ने भी इनसे क्या काम लिया और कैसे काम लिया वो मज़ीद चीज़ें मैं आगे चल कर बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे सामने है 28 मई 2015 की एक ट्वीट है और उसके अंदर दुनिया अखबार का मेरे सामने एक कता आया है, ये दुनिया अखबार का, ठीक है। और इसके अंदर लिखा है PAC सब कमेटी, ये नवाज शरीफ दौर की बात है। साबिक सफ़ीर वाजिद शमसुल हसन के खिलाफ करप्शन मुकदमात नैब को भेजने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने वफाक को बताए बगैर बरतानिया में मौजूद सफारत खाने को 1.3 मिलियन पाउंड्स भिजवाए। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर खर्च हुए। रकम कैश की सूरत में सेक्रेटरी खारजा को दी वाजिद। इतनी बड़ी कैश ट्रांजैक्शन कैसे हो गई कमेटी। नॉन कैरियर डिप्लोमेट धब्बा हैं वजारत खारजा। अच्छा, उसके बाद आगे डिटेल में है कि कौमी असम्बली पब्लिक अकाउंट्स की सब कमेटी ने पाकिस्तानी सफारत खानों में होने वाली करप्शन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा इजलास में रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खारजा के हुकाम का कहना था कि नॉन कैरियर सफारतकार आइन और कानून की पासदारी नहीं करते। कमेटी ने बरतानिया में तैनात साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर वाजिद शमसुल हसन के खिलाफ तमाम करप्शन मुकदमात नैब अदालत में भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वजारत खारजा के करप्शन के हवाले से तलख सवालात पर अकाउंटेंट जनरल, चीफ अकाउंटेंट और वजारत खारजा के हुकाम के दरमियान तरह कलामी भी हुई। PAC की निगरानी और अमल दरामद बारे सब कमेटी का इजलास कन्वीनर कमेटी राना मोहम्मद अफजल की ज़ेर सदारत हुआ। ये नून लीग का दौर था, ठीक है, राना अफजल। अच्छा, जिसमें 1996 से 1997 के अकाउंट्स का जायज़ा लिया गया। कमेटी को बताया गया सिंध हुकूमत ने वफाक को बताए बगैर बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने को अखराजात की मद में 1.3 मिलियन पाउंड भिजवाए जो बगैर रसीद और कानूनी तकाजे पूरे किए खर्च किए गए। वजारत खारजा ने रकूम के हवाले से वाजिद शमसुल हसन से पूछा। उन्होंने बताया रकम कैश की सूरत में उस वक़्त के फॉरेन सेक्रेटरी नजमुद्दीन शेख के हवाले की गई थी। कमेटी के रुकन मलिक रियाज ने इतराफ़ किया कि इतनी बड़ी रकम कैश की सूरत में किस तरह ट्रांजैक्शन हो सकती है। कमेटी को बताया गया कि सियासी तौर पर मुकर्रर करदा नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स कानून और आइन की पासदारी नहीं करते और बदनामी का बाइस बनते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद चंद केस FIA और नैब को भी भिजवाए गए हैं। चेयरमैन कमेटी ने वाजिद शमसुल हसन के खिलाफ तमाम मुकदमात नैब को भिजवाने की सिफारिश कर दी। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी की सब कमेटी आज, खैर ये आगे वो चीज़ें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास एक और चीज़ है, रऊफ़ क्लासरा साहब की ट्वीट है 29 अगस्त 2017 की, कि जिसके अंदर सिद्दीक जान हैं, आप जानते ही हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि ज़रदारी साहब आप बरी हो गए हैं, आप बेगुनाह थे, आपकी किरदार कुशी की गई, आप मुकदमात बनाने वालों के खिलाफ केस करेंगे। ये सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था और सिद्दीक जान ने लिखा कि क्या शर्मनाक सवाल था। अच्छा, उस पर रऊफ़ क्लासरा जो है उन्होंने लिखा है असल हीरो तो बरतानवी जेम्स बॉन्ड वाजिद शमसुल हसन है। जब हाई कमिश्नर होते हुए जनीवा में सिगार मुंह में डाले बरसती बारिश में सबूतों के बॉक्स चोरी कर रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा केस इस शख्स के ऊपर है। वाजिद शमसुल हसन ने बरतानिया में हाई कमिश्नर होते हुए 975 पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट, मोहरें, पासपोर्ट और टिकट्स और सब कुछ जो था वो इंडियन शहरी और अफ़गानी शहरियों को बेच दिए थे। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल था इस शख्स के हवाले से, लेकिन इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक और जो मतलब गेम की गई थी उसमें इमरान खान के हवाले से जो गेम्स की गई उसमें भी वाजिद शमसुल हसन और मलिहा लोधी बड़ा किरदार अदा करते रहे। इस हवाले से भी एक शख्स की ट्वीट जो है वो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद रऊफ़ क्लासरा जो है उन्होंने भी एक 2 सितंबर 2017 का मेरे सामने एक और क्लिप आया है जिसमें रऊफ़ क्लासरा ने भी वो वीडियो दोबारा चलाई 92 पे, उस वक्त प्रोग्राम करते थे कि जिस तरह उन्होंने पैसे लेकर वो सारी गेम की थी। अच्छा, फिर उसके बाद वाजिद शमसुल हसन और जो लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाते रहे वो अलग बात है, लेकिन ये जो गेम डाली वाजिद शमसुल हसन साहब ने। अच्छा, फिर उसके बाद 3 अप्रैल 2015 की एक और जियो न्यूज़ की ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर आसिम हुसैन, वाजिद शमसुल हसन का होटल का दौरा और बेनज़ीर भुट्टो की तकरीब के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इनका ताल्लुक़ अब आपको समझ आना शुरू हो गया कि कितना ताल्लुक़ इनके साथ करीबी है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ब्रॉडशीट का जो रिकॉर्ड था पाकिस्तान के अंदर से गायब हुआ और यहाँ पे उस वक्त अटार्नी जनरल पाकिस्तान में कौन थे, परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर जब परवेज़ मुशर्रफ वज़ीर-ए-आज़म सदर के ओहदे से हटे तो उस शख्स को हटाया गया, वो थे मलिक क़य्यूम, जस्टिस मलिक क़य्यूम, जिनका नवाज शरीफ के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। तो यहाँ से भी आपको कहानी मज़ीद समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद और मज़ीद जो ट्वीट मेरे सामने आ रही हैं, वाजिद शमसुल हसन साबिक हाई कमिश्नर लंदन में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के मौका पर पीपल्स पार्टी बरतानिया की मुनक़िद करदा तकरीब से ख़ताब कर रहे हैं। ये 29 दिसंबर 2018 की ट्वीट है। उसके बाद वाजिद शमसुल हसन ने
जो अल्ताफ़ हुसैन थे उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर अपनी टीम भिजवा कर हाई कमीशन से उनका पासपोर्ट बनाया था। और ये शख्स अल्ताफ़ हुसैन के साथ किस तरह मौजूद हैं, ये एक वीडियो है, खैर थोड़ी सी इररिलेवेंट है, मतलब आप इसको चेक कर सकते हैं ट्विटर पे जाकर, आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर एक और ट्वीट मेरे सामने आई है जिसमें लिखा है, जरदारी के हुक्म पर वाजिद शमसुल हसन ने लंदन में नादरा के साजो सामान समेत जाकर अल्ताफ़ हुसैन को नया शनाख्ती कार्ड पेश किया। यानी कि ये चंद एक चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं और आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से गेम है सारी और किस तरह से। अच्छा, फिर 25 नवंबर 2015 की एक और ट्वीट है, नून लीग का दौर था कि वाजिद शमसुल हसन साबिक हाई कमिश्नर, इनको उस वक्त नैब तलबी का मामला था और बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन ने 10,40,000 पाउंड खिलाफ ज़ाब्ता वसूल किए। ठीक है, 28 दिसंबर 2015 का जियो का ट्वीट है। उसके बाद जियो का ट्वीट है 28 दिसंबर 2015 का, वाजिद शमसुल हसन की तरफ से साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख को मुबैना तौर पर दिया गया 4,37,000 पाउंड का चेक गायब है। अब आपको समझ आई होगी कि ये बंदा किस तरह से गेमें डालता रहा और क्या कुछ करता रहा। फिर अल्ताफ़ हुसैन का वाजिद शमसुल हसन के एजाज़ में अलविदाई दोहराने के मौका पर ख़िताब। तो खैर ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद अच्छा, वाजिद शमसुल हसन के ख़िलाफ़ जब नवाज़ शरीफ आए हुकूमत में, तब इन्होंने उनके ख़िलाफ़ केस करने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है ये नवाज़ शरीफ आसिफ जरदारी के बड़े करीब थे। अच्छा, फिर इन्होंने अपना जो उसके बाद नवाज़ शरीफ ने इनको अपने जाल में फंसाया और इनसे खिदमात लेने का फ़ैसला हुआ। इनको कहा कि आप वहीं रहें। इनका जो इस्तीफ़ा था वो नामंजूर कर दिया गया। जब इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हम आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे। और मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान टुडे की खबर खुली हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वाजिद शमसुल हसन ने 2016 के अंदर अपना रेजिग्नेशन जो था वो पेश किया, लेकिन नवाज़ शरीफ ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप हाई कमिश्नर यूके की सर्विसेज करते रहें। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर के कालम की हम बात कर लेते हैं। वीलॉग बहुत लंबा हो गया, माजरत चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं आपको बता दूँ 4 मार्च 2021 का कालम है, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो ने सेनेटर बनने से इनकार किया, उसमें हामिद मीर कहानी लिखते हैं कि क्या मैं पाकिस्तान से एक हफ़्ता कबल बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिला ने 7 अगस्त 1947 को दिल्ली से कराची रवानगी से कबल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मरकज़ी दफ्तर के इंचार्ज सैयद शमसुल हसन को मुलाकात के लिए बुलाया। कायद-ए-आज़म से कहानी जुड़ गई है और सैयद शमसुल हसन के बेटे वाजिद शमसुल हसन हैं। और उसके अंदर फिर उन्होंने बताया है कि किस तरह वाजिद शमसुल हसन जो थे सहाफ़ी बन गए, बरखुदार थे, बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बने। 1994 में फ़्रांस से एटमी आबदोज़ें ख़रीदने के मामले पर मैंने एक स्टोरी ब्रेक की, जिसके नतीजे में मुझे मुलाज़मत से याद होना पड़े। जब कौमी असम्बली में बहस हुई तो बार बार मुझे नाचीज़ का जिक्र आया। फिर उसके बाद इन्होंने खैर लंबी चौड़ी कहानी लिखी है कि बशीर रियाज़ और वाजिद शमसुल हसन से न्याज़मंदी का रिश्ता बदस्तूर कायम है। भुट्टो ख़ानदान से अपनी यादों पर मुश्तमिल उन्होंने किताब लिखी है, भुट्टो ख़ानदान जहद मुसलसल। तो वाजिद शमसुल हसन भुट्टो के बड़े करीब थे, भुट्टो के हवाले से बड़े कालम लिखते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सारे कालम्स लिखे हैं और इस वक्त मेरे सामने मौजूद है एक कालम इनका जनवरी 27, 2021 का, जिसमें लिखते हैं फाशिज़्म ऑन द राइज इन पाकिस्तान। फिर जनवरी 5, 2021 का आई विश शहीद भुट्टो वर अलाइव टुडे। फिर उसके बाद मज़ीद इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो द आयरन लेडी पार्ट 1, पार्ट 2, ये दिसंबर 2020 के अंदर कालम लिखे गए। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि इनके बेनज़ीर से और भुट्टो से किस कदर मोहब्बत थी, ताल्लुक़ था, दोस्ती थी, जिसकी बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी के लिए खदमात अंजाम दी, स्विस बैंक्स का रिकॉर्ड चोरी किया और उसके बाद फिर इन्होंने ये जो ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड था लंदन से, ये भी गायब किया। और नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में, और जब 2017 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2016 और 17 में जब फ़ैसला आया ब्रॉडशीट का, उस वक्त ये शख्स पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था लंदन में और इसने पाकिस्तान में किसी को भनक तक नहीं लगने दी, बताने तक नहीं दिया किसी को कि वहाँ पे गेम क्या चल रही है, फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ गया, क्योंकि नवाज शरीफ ने रखा ही इसीलिए था इनको। और उसके बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब ये फ़ैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया 2020 में दिसंबर में, तो फिर सब तमाशा शुरू हो गया मीडिया की तरफ से, जो इमरान खान का कसूर है, इमरान खान का कसूर है। इस शख्स ने किस तरह जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद उधर जस्टिस वो जो कयूम साहब थे रिटायर्ड और अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने जिस तरह गेम डाली और इन सब ने गेमें जिस तरह पाकिस्तान के साथ की हैं, अब आपको मामला और कहानी बड़ी हद तक जो है समझ आ गई होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।